हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक बैच शुरू किया हुआ था हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही बात है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। और 12th बायोलॉजी में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 12th लेसन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पिछले जो 11 लेसन है वो कंप्लीट है हमारे चैनल के ऊपर। सही है, तो अगर आपने कोई भी लेसन का कोई भी लेक्चर मिस किया होगा तो जरूर से जाकर वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। सही बात है, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी का। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है, अपलोड हो गया होगा, आप लोग ने देख भी लिया होगा। सही है, नहीं देखा तो देख जरूर से लेना। सही है, लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, सारे के सारे स्टेप्स को हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था। सही है, आज मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कैसे इनके क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, कितने सारे प्रकार के होते हैं ये सारे। सही बात है, और उसके बाद इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इनका नामकरण कैसे रखा जाता है, वो देखना है हम लोग को इसी लेक्चर के अंदर। साथ ही साथ हम लोग को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सही बात है, क्योंकि कल देखो लास्ट वाले लेक्चर्स तक हम लोग ने डीएनए को आइसोलेशन करना सीख लिया था कि कैसे हम किसी भी सेल के अंदर से डीएनए को आइसोलेट कर सके। सही बात है, अब उस डीएनए को हमें किसी होस्ट सेल के अंदर डालना भी है, तो वो पूरी के पूरी प्रोसेस आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। सही बात है, उसके बाद मैं आप लोगों को पीसीआर टेक्निक के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। सही बात है, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशंस के ऊपर चले जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के। सही बात है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझाया था कि आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आखिरकार क्या होती है टेक्नोलॉजी। देखो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि हमें क्या करना है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। कोई एक सेल होगा, ठीक है, मान लो ये कोई ह्यूमन का सेल है। अब मुझे क्या करना है, इस ह्यूमन के सेल्स में से, ठीक है, इस ह्यूमन के सेल में से मुझे कोई डीएनए निकालना है। यहाँ पे डीएनए, इसका सबके पास डीएनए है, ठीक है, खाली वायरसेस को छोड़ के, कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ के इस दुनिया में जितने भी क्रिएचर्स है सबके पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। तो ये एक ह्यूमन के सेल का डीएनए है। सही है, अब इस डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग को पता है ना, हम लोग ने थर्ड लेसन पढ़ा था। तो एक डीएनए के अंदर ऑलमोस्ट 33,000 ऑफ फंक्शनल जीन प्रेजेंट है, मतलब हमारे बॉडी में उसके कुछ ना कुछ फंक्शन होते ही रहते हैं। सही बात है, तो वो सारे जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब मान लो मुझे मेरे बॉडी का एक जीन निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। मैं चाहता हूं कि मेरे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है उस जीन से वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर बने। तो मैं क्या करूंगा, मान लो सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा जीन है जो मुझे निकालना है, जो मुझे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकालना है। तो इस जीन को हम लोग क्या कह रहे थे, इसे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते थे। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है ना। सही है, सो दिस जीन इज नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। सही बात है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या करना है, निकालना है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कैसे इसे निकाला जाएगा। सबसे पहले मुझे इस सेल को तोड़ना पड़ेगा। सही बात है, सेल किससे बनी हुई है, अगर ह्यूमन का सेल है, एनिमल का सेल है, तो वो किससे बनी हुई है, आपकी सेल्यूलोज से बनी है। अगर यही प्लांट का सेल होता तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी चढ़ा हुआ होता। सही बात है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई रहती है। सो ये सारी चीजें मुझे तोड़नी पड़ेंगी बच्चों। तो अगर काइटिन प्रेजेंट है तो मैं काइटिनेज एंजाइम डाल दूंगा, जिसके वजह से काइटिन टूट जाएगा। सही बात है, फिर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मैं लाइपेज डाल दूंगा, क्योंकि ग्लूकोज जनरली सेल्यूलोज जो जनरली है वो लिपिड का बना हुआ रहता है। सही है, तो मैं लाइपेज डाल दूंगा। फिर इसके अंदर बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट है, मैं आरएनएज डाल दूंगा। बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मैं प्रोटीनेज डाल दूंगा। सही है, तो मैं सारे के सारे मतलब समझ डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को इसके अंदर डाल दूंगा, एक्सेप्ट डीएनएज। मैं डीएनएज इसके अंदर नहीं डालूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने डीएनएज डाल दिया तो मेरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, मेरा जो जीन का मॉलिक्यूल है, जो मुझे आइसोलेट करना था, वो टूट जाएगा ना बच्चों। सही बात है, तो मुझे डीएनएज को छोड़कर बाकी सारे के सारे डिग्रेडेटिव वाले एंजाइम डाल देने हैं, ताकि मेरा पूरा का पूरा सेल क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और सिर्फ यहां पे क्या बचा रहे, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बचा रहे। सही बात है, फिर क्या हुआ था, मैंने आपको समझाया था कि यहां पे जो हमारा डीएनए बचा रहेगा और बाकी के साथ साथ यहां पे सारे के सारे सेल्स के टुकड़े बचे हुए रहेंगे। सही है, अब इसे क्या किया जाएगा, इसे मैंने बताया था एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल डालते हैं हम लोग, चिल्ड ईथर नाम का। सही है, ईथर डालते हैं, चिल्ड ईथर रहता है, उसके अंदर हम लोग करके इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मान लो ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने ये पूरा का पूरा सोल्यूशन डाल दिया। सही है, आपका डीएनए भी है और आपका जो भी टुकड़ा प्रेजेंट है वो मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम लोग, ऐसे मशीन रहती है, ऐसे सेंट्रीफ्यूज करेगी वो। तो जितने भी हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जितने भी लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो जितने भी कचरे वाले पार्टिकल रहते हैं, मान लो यहाँ पे ये आपका डीएनए प्रेजेंट है जो टूटा नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मान लो आपके सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े प्रेजेंट है, साथ ही यहाँ पे आपके प्रोटीन्स के ऐसे टुकड़े प्रेजेंट है। ये सारे जितने भी टुकड़े होंगे ना वो उस टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाएंगे और आपका जो डीएनए है वो ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। सही है, फिर आपको क्या करना है, आपको एक रॉड डालना है, उस रॉड को ऐसे घुमा लेना है। तो जितना भी आपका डीएनए मॉलिक्यूल होगा उस रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा,
चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग स्पूलिंग कह रहे थे, सही बात है। तो स्पूलिंग के थ्रू मैं क्या करूंगा, उस डीएनए मॉलिक्यूल को ऐसे वहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से मैंने अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारे इस सेल के अंदर से, सही है। फिर मैंने आपको बताया था डीएनए भैया बहुत लंबी चेन होती है, ऑलमोस्ट 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं आपके डीएनए के अंदर। अब मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, मुझे पूरा डीएनए नहीं चाहिए, मेरे लिए डीएनए फालतू का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। यहां से कट करने के लिए क्या चाहिए, मान लो ये एक धागा है, डीएनए एक धागे की तरह ना, तो इसे कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सीजर्स चाहिए, सही है। अब नॉर्मल सीजर तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, हम लोग यहां पे यूज करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर सीजर, सही है। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब क्या, दीज आर सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को हम लोग यूज करने वाले हैं, जिन एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही है। और बहुत सारे टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, हम लोग जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, वो साइड साइड से तोड़ता है, यहां से तोड़ना शुरू करता है। पर अगर आप एक डीएनए की चेन को यहां से तोड़ना शुरू करोगे तो भैया हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो हम क्या यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारे डीएनए के चेन को बीच बीच में से तोड़ देता है, सही है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मैंने तुम लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया नहीं था एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। तो आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम में तुम लोगों को एंडोन्यूक्लियस ही समझाऊंगा, उसका नॉमेनक्लेचर समझाऊंगा, वो सारी चीजें, सही बात है। फिर हम लोग ने क्या किया, कट किया, यहां से मेरा डीएनए निकल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, सही बात है। लेकिन अब ये मुझे डीएनए दिख नहीं रहा है। देखो डीएनए एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है जो विजिबल नहीं होता, सब कुछ कलरलेस है, दिख नहीं रहा है मेरे को। तो मैं कैसे निकालूंगा सब। उसके बाद मैं क्या करता था, एक अगार जेल का बेड बनाता था, याद, अगार जेल का बेड बनाता था और यहाँ पे दो आयंस रख देता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डीएनए क्या है, नेगेटिव मॉलिक्यूल, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते थे, सही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे लाइन में अरेंज हो जाते थे, सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर कितने बेस पेयर है, तो मैं इसमें से पहचान सकता हूं। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी भी मुझे यहां पर मेरा डीएनए नहीं दिख रहा है, बिकॉज डीएनए इतने छोटे होते हैं और कलरलेस मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैं अभी भी अपने डीएनए को देख नहीं पा रहा, सही बात है। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक केमिकल डालते थे, उस केमिकल का नाम क्या था, इथिडियम ब्रोमाइड, लिखवा के दिया था मैंने, इथिडियम ब्रोमाइड, सही है। तो जैसे ही आप इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे उस जेल के बेड के ऊपर, और साथ साथ में आप यहां से एक यूवी लैंप लगा दोगे, मान लो ऐसे मैंने एक लैंप लगा दिया फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द यूवी लैंप। तो जैसे आपने ये केमिकल डाला इथिडियम ब्रोमाइड और उसके बाद ये लैंप लगाया यूवी का, तो आपको सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल ऑरेंज कलर में दिखते हैं, ऑरेंज कलर में, ऐसे आपको यहां से ऑरेंज कलर में आपके डीएनए मॉलिक्यूल दिखने लगेंगे, सही है। फिर आपको पता है कि आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए उसमें कितने बेस पेयर है, तो आपको उसकी साइज पता होगी, तो उस साइज के अकॉर्डिंग आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। मान लो ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या लोगे, ऐसे करके इसे निकाल लोगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे आपका हल्का सा जेल रहता है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ रहता है, सही है। फिर हमें क्या करना है, इस जेल से भी इसको रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन कहते हैं। अब हमें नहीं जानना इल्यूजन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिया हुआ, तो नहीं जानना हम लोग को, सिर्फ प्रोसेस का नाम याद रख लो। इसको, इस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें से रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन, सही बात है, ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में इतना देखा था पूरा का पूरा कि कैसे हम लोग इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बच्चों हमें एक होस्ट के बॉडी के अंदर डालना है, सही बात है। सपोज ये मैं बता रहा हूं, सपोज दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो मैंने बहुत सारा लंबा प्रोसेस करने के बाद मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां पे निकाल लिया, सही बात है। अब यहां पे पड़ा हुआ है होस्ट सेल, सपोज इट इज अ होस्ट सेल, ठीक है। अब होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, या फिर हम ह्यूमन भी हो सकते हैं, हम अपने अंदर भी कोई जीन डाल सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म का, सही है। तो ई कोलाई एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, ई कोलाई सपोज इट इज अ होस्ट, समझ रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, इस सेल को डालने वाला हूं। अब मैंने आपको बताया था कि इस सेल को सेल नहीं, ये जो डीएनए है इसको इसके अंदर डालने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे डायरेक्टली भेज दो इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कहते थे, सही है, डायरेक्टली आप इसके अंदर डाल दो। पर डायरेक्टली डालना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्यों, क्योंकि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये इतना ज्यादा परमिएबल नहीं होता किसी भी चीज के लिए, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये इतना ज्यादा परमिएबल नहीं होता, तो ये डायरेक्टली इस डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर परमिशन नहीं देता अंदर आने की। तो हम लोग क्या करते भैया, हम लोग इसे गाड़ी में बैठाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी मैंने गाड़ी बनाई थी,
जैसे गाड़ी बना दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठाते हैं और एक गाड़ी क्या करेगी, इसको इसके अंदर छोड़कर आएगी। इस गाड़ी को क्या कहा था, इसे मैंने कहा था बच्चों वेक्टर, ठीक है। कोई भी चीज बायोलॉजी में कोई भी कैरिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 10th लेसन में पढ़ाया था ना कि हमारा जो मॉस्किटो होता है वो प्लाज्मोडियम का वेक्टर होता है। मॉस्किटो क्या करता है, हमें प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर डाल देता है, प्लाज्मोडियम, जिसके वजह से हमें टाइफाइड मलेरिया हो जाता है। सही बात है, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या, कोई भी कैरिंग ऑब्जेक्ट जो यहां से कैरी करके वहां डाल दे रहे हैं। समझ, जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना कहीं जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो हम लोग रिक्शा लेते हैं, ऑटो लेते हैं, सही बात है। तो वो हमारे लिए वेक्टर है। वैसे ही किसी भी सेल के लिए, किसी भी बायोलॉजी में हम लोग इस चीज को क्या कर देंगे, वेक्टर कह देंगे, किसी भी कैरिंग ऑब्जेक्ट को। तो आज हमारा 2 मोटो होगा इस लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे हम अपने डीएनए को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे और कैसे इसे हम लोग इस सेल के अंदर डालेंगे। और दूसरा, सबसे पहले हम लोग एक और चीज देखने वाले कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से मिलते हैं, कैसे इनका नोमेनक्लेचर किया गया है और दुनिया में जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसे कैसे फाइंड किया गया और उसका नाम क्या था। सही है, तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहां पे शुरू कर रहे हैं। सही बात है, स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताई दिया ऑलरेडी। चलो डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। देखो पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि एक्चुअल में इसको रिस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं। देखो एक चीज जानो, ये जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों आज के टाइम पे हमारे पास 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। और ये कहां से मिलते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया से मिलते हैं। ऑलमोस्ट 230 बैक्टीरिया के अंदर से, ऑलमोस्ट 230 बैक्टीरिया के अंदर से हम लोग ने 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढे हुए हैं। सही है, तो इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहां पे मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लिखा आएगा पेपर में कि भैया मेरे अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कोई नहीं लिखेगा। सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर। सही बात है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 230 बैक्टीरिया के अंदर से हम लोग ने आज तक 900 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढे हुए हैं। सही बात है। अब इन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं भाई, सुनो ध्यान से। देखो मान लो ये आपका कोई बैक्टीरिया है, बहुत खुश है, ठीक है, और इसके पास इसका खुद का डीएनए। अब हम लोग को पता है बैक्टीरिया का जो डीएनए वो सर्कुलर होता है, ऐसे इसका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सही है, ठीक है। अब मान लो इस बैक्टीरिया पे कोई मैक्रो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, कोई बैक्टीरियोफेज आके इसके ऊपर अटैक करता है। आप लोगों को पता है बैक्टीरियोफेज, इसका नाम बैक्टीरियोफेज है और ये है एक वायरस। सही है, कुछ ऐसा शेप होता है इसका, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, समझो ऐसा इसका शेप होता है। दिस इज द बैक्टीरियोफेज, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज और ये है एक वायरस। सही है, इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है, क्योंकि ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। सही है। अब ये वायरस अपना डीएनए लेकर घूमता है। सही है। अब ये जैसे ही किसी भी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा ये अपना डीएनए डाल देगा इस बैक्टीरिया के अंदर। सही है, सपोज ये इसका डीएनए है और इस वायरस ने अपना डीएनए क्या कर दिया, डाल दिया इस बैक्टीरिया के अंदर। अब ये पसंद नहीं है आपके बैक्टीरिया को, ये आपके बैक्टीरिया को ना गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे गुस्सा आ जाएगा, इसको बोलेगा भैया मुझे ये पसंद नहीं है कि तू अपना जो डीएनए है वो मेरे अंदर डाले और तू अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर दे। सही है, तो ये क्या करेगा, आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा। मान लो सपोज एक एंजाइम रिलीज करेगा, दिस एंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस एंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम लोग डीएनए को कट कर देंगे। सही है, किसी किसी जगह पे क्या करता है आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काट देता है। तो ये आएगा अपनी कैंची लेके ऐसे, ठीक है, ऐसे कैंची लेके आएगा और क्या कर देगा, इसको इसके डीएनए को यहां से कट मार देगा, कुछ कट यहां मारेगा, कुछ कट यहां मारेगा, कुछ कट यहां मारेगा, कुछ कट यहां मारेगा। समझ रहे हो, तो ये क्या कर दिया, आपके वायरस के जो डीएनए है उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके वायरस को इसने इस बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो होने नहीं दिया। सही है, इस एंजाइम ने क्या किया कि इस अपने डीएनए को, ठीक है, डीएनए किसका था, वायरस का डीएनए था, तो ये वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम। सही है, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, कि इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वायरस के डेवलपमेंट को किसी भी बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर। सही बात है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सही बात है। अब देखो इस एंजाइम के पास इतना दिमाग नहीं होता। सही है, ये क्या बोलता है कि चलो मैं इसको तो काट दिया, अब मैं अपना भी तो, ये अपना भी तो डीएनए काट सकता है। सही है, इसके पास भी तो डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया के पास, तो ये अपना डीएनए भी काट सकता है। इसके लिए एक और चीज करता है आपका बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया के पास एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिथाइलेज। ठीक है, मिथाइलेज नाम का
एक और एंजाइम होता है आपके बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया क्या करता है, देखो इसको पता है कि ये जहां पे भी डीएनए को कट करेगा वो एक परफेक्ट सीक्वेंस से ही कट करेगा, ठीक है। उसे हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। समझाऊं मैं तुम लोग समझाऊंगा अभी तुम लोग को। अब इतना समझो कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक परफेक्ट रिकॉग्निशन साइट पे ही कट करेगा, सही बात है। अब एक डीएनए में ढेरों रिकॉग्निशन साइट हो सकती है, सही बात है, क्योंकि बहुत लंबा डीएनए होता है ना। मैंने आपको बताया ना 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, इतने सारे बेस पेयर्स हैं बच्चों। और हमारे पास अपने न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, सही बात है। अगर डीएनए की बात करें तो 4 है, आरएनए में भी 4 ही होते हैं। सिर्फ आपका जो यूरासिल आ जाता है ना आरएनए के अंदर थायमिन को रिप्लेस करके, तो सिर्फ 4 ही आपके न्यूक्लियोटाइड है। तो सिंपल सी बात है ना, जब 4 ही न्यूक्लियोटाइड है और इतनी बड़ी चेन बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिपीट होंगे ही होंगे, सही है। कुछ सीक्वेंस कभी यहां पे रिपीट हो गई, कुछ सीक्वेंस वहां पे रिपीट हो गई, तो जो भी रिपीटेड सीक्वेंस है वहीं पे क्या करता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारता है, सही बात है। अब यही रिपीटेड सीक्वेंस इस बैक्टीरिया के पास भी तो हो सकती है, तो ये इसके पास इतना दिमाग थोड़ी है कि इसको फर्क समझ में आएगा कौन सा डीएनए किसका है। इसको तो सिर्फ डीएनए को काटने से मतलब है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है बच्चों मिथाइलेज। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को पता है कि इसकी सीक्वेंस कौन सी है, जहां पे भी इसकी सीक्वेंस प्रेजेंट होगी बच्चों वो हर सीक्वेंस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देता है। मिथाइल समझते हो ना, CH3 समझ लो, CH4 को मीथेन बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो हर जगह क्या लगा देगा ये, जहां पे भी इसकी रिकॉग्निशन साइट होगी वहां पे क्या लगा देगा, मिथाइल ग्रुप लगा देगा। तो अब अगर ये बैक्टीरिया आएगा तो ये तो पहचान ही नहीं पाएगा, भैया ये तो मेरी रिकॉग्निशन साइट है ही नहीं, क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन साइट में मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ रहता है। पर ये क्या करता है, मिथाइलेज का यूज करके यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा देता है, जिसकी वजह से अपना डीएनए प्रिवेंट हो जाता है, पर बाजू वाला जो एक्स्ट्रा डीएनए आ गया था, वायरस का डीएनए आ गया था, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो इट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को तोड़ रहा है, तो क्या मैं इसे न्यूक्लियस कह सकता हूं, क्या मैं इसे न्यूक्लियस कह सकता हूं, सही है। जैसे आरएनए को तोड़ने वाले को आरएनएस कह रहे थे, वैसे डीएनए को तोड़ने वाले को डीएनएस कहते हैं। सिंपली न्यूक्लियस को तोड़ने वाले को हम लोग न्यूक्लियस कह सकते हैं, सही बात है। इसीलिए इसका एक और नाम रखा गया है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, सही बात है। इसका इस एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। समझ में आई बात, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। अब 2 प्रकार के, मैंने जैसा आप लोग को बताया था रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस 2 प्रकार के हैं, एक एंडो न्यूक्लियस और एक एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सो न्यूक्लियस मतलब क्या, जो बाहर बाहर से कट करेगा, साइड साइड से कट करेगा एक एक बेस पेयर को। और एंडो न्यूक्लियस मतलब क्या, जो अंदर साइड से कट करेगा, सही बात है, अंदर 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 बीच बीच से कट करने वाला है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एंडो न्यूक्लियस को ही यूज करेंगे, ध्यान से समझ लो। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एंडो न्यूक्लियस का ही यूज करने वाले हैं, एक्सो की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले, सही है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ही हमेशा यूज करेंगे, सही बात है। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस मतलब क्या, कि हमेशा ये किसी भी डीएनए की चेन को बीच से कट करेगा, बीच से कट करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इसकी रिकॉग्निशन साइट पे। देखो जहां पे भी ये एंडोन्यूक्लियस कट करने वाला है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 900 से भी ज्यादा एंडोन्यूक्लियस है, तो सबकी रिकॉग्निशन साइट बच्चों अलग अलग होती है। किसी एंजाइम की कुछ रिकॉग्निशन साइट होगी, किसी की कुछ और होगी, समझ रहे हो। तो सबकी रिकॉग्निशन साइट अपनी अपनी अलग अलग होती है, सही है। तो मान लो एक एंजाइम है बच्चों, जिसका मैं एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझाता हूं। एक एंजाइम है जिसका नाम है ECOR1, ठीक है। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, ECOR1, सही बात है, ठीक है। ECOR1 का अपन एग्जांपल लेते हैं। मानो इसकी रिकॉग्निशन साइट है, इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है बच्चों वो है GAATTC, और इसके नीचे क्या होगा, आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सॉरी C का क्या होगा G, T का क्या होगा A, अगेन A, फिर A का क्या होगा T, फिर T, और फिर क्या होगा C। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका ECOR1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्या है, ये है GAATTC, और नीचे भी क्या है GAATTC, सही बात है। एक्चुअल में ये मैंडेटरी होता है बच्चों कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, उनकी जो रिकॉग्निशन साइट है, सपोज दिस इज द रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट है बच्चों, वो हमेशा पैलिंड्रोम सीक्वेंस होनी चाहिए। कैसे सीक्वेंस होनी चाहिए, पैलिंड्रोम, पढ़े होंगे ना आप लोग बचपन में। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है, मैथ्स में पढ़ा होगा शायद, पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोग ने, ठीक है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस मतलब क्या बच्चों, कि जो चीज आप पीछे से रीड करो या फिर आगे से रीड करो वो आपको सेम ही सेम दिखेगा। जैसे एक नाम है
जैसे एक नाम आता है बच्चों नितिन, बहुत लोगों का नाम होता है ना नितिन। अब इस नाम को आप लोग पीछे से रीड करो या आगे से रीड करो, आपको सेम ही मिलेगा। तो ऐसे वर्ड को, ऐसी चीजों को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। सही है, आपकी बुक में मलयालम का एग्जांपल दिया, वैसे मलयालम लिखा हुआ है, अब मलयालम को आगे से रीड करो या मलयालम को पीछे से रीड करो, हर चीज का आपको सेम ही प्रोनाउंस होगा। सही बात है। सिमिलरली ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ऐसे ही चीजें अगर आपके डीएनए में प्रेजेंट होगी तो उसी सीक्वेंस को आपका कौन कट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। सही बात है। जैसे अभी देखो इसको, ठीक है, अब आप इसको आगे से रीड करो, GAATTC। सही है, मान लो ये आपका 5' से 3' एंड, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5' से यहां पे 3' एंड। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या है कि कंडीशन बच्चों ये है कि आपको सिर्फ एक ही डैश से रीड करना है, एक एंड से दूसरे एंड से ही आपको रीड करना है। मतलब अगर आप इसमें 5' to 3' रीड कर रहे हो तो आपको सेकंड में भी आपको 5' to 3' ही रीड करना है। सही बात है। आप रीड करके देखो GAATTC और इसको रीड करो, देखो ये भी क्या आएगा 5' to 3' GAATTC। समझ रहे हो, तो दोनों सेम आ रहे, तो ऐसी सीक्वेंस ही आपका कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सही बात है। अगर मैं ECOR1 की बात करूं तो ECOR1 का रिस्ट्रिक्शन जो आपका रिकॉग्निशन साइट है वो ये है, और ये हमेशा कट करता है बच्चों, एक हमेशा GA के बीच में कट करेगा, ये यहां पे कट करेगा GA, तो यहां पे GA यहां पे कट करेगा, और यहां पे भी GA तो यहां पे कट करेगा। समझ लो, ठीक है। तो ये हमेशा G और A के बीच में ही कट करेगा। अब मान लो ये आपकी सीक्वेंस है और इसको इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया, तो यहां पे वापस बनाते हैं, सपोज GAATTC और यहां पे भी है GAATTC। सही बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया, ECOR1। सही बात है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, ECOR1 डाल दिया। अब होगा क्या, ये एक GA से कट करेगा यहां पे, और यहां पे एक GA से कट करेगा। सही है, तो कैसा डीएनए बन जाएगा, देखो दो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। एक ऊपर पार्ट जिसमें सिर्फ G बचा हुआ है, देखो इस वाले पार्ट में सिर्फ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे G बचा हुआ है, और नीचे वाले पार्ट में क्या बचा होगा, देखो यहाँ पे C बचा होगा, T भी रहेगा, यहाँ पे भी T रहेगा, और यहाँ पे A रहेगा, और यहाँ पे रहेगा। सही बात है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कट हुआ है ना, ये वाला पोर्शन इस A पे कट हुआ है। सही बात है, तो ये वाला पोर्शन यहीं पे रहेगा, और इन सब का यानी T और AA का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो G और C का तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, पर इस AA और TT का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। सही बात है, ये इस साइड का बना, देखो ये इतना बना, इतना, समझ रहे हो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सिमिलरली ये वाला भी अलग पार्ट बन जाएगा, ये वाला भी यहाँ पे अलग पार्ट बन जाएगा, इसको बना ले। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, AATTC, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ G। समझ में आई बात, ठीक है। तो कुछ ऐसी सीक्वेंस इस साइड बचेगी और ऐसी सीक्वेंस इस साइड बचेगी। जैसे ही आपका डीएनए को कट करेगा, कहां पे कट करेगा, हमेशा ये G और A के बीच में। सिमिलरली यहां पे भी कहां कट करेगा, ये G और A के बीच में। जैसे ही इस जगह पर यहां पे कट करता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए के मॉलिक्यूल को, तो ये ऐसे दो अलग अलग एंड में यहां पे दो अलग अलग एंड इसका फॉर्म हो जाता है। अब अगर आप इस एंड को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पे इसके जो हाइड्रोजन पेयर है वो टूट चुके हैं, और यहां पे इनके भी जो हाइड्रोजन पेयर है वो भी क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। सही बात है। और अगर मैं यहां पर कोई दूसरा फटाक से अगर मैं दूसरा यहां पर कोई दूसरा क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड लेकर आऊं, ठीक है, तो वो फटाक से क्या करेगा, इसके साथ पेयरिंग करना चाहेगा। सही बात है। मतलब ये जो एंड है ये बहुत ही ज्यादा पेयरिंग करने में विश्वास रखते हैं, बहुत ही जल्दी पेयरिंग करने में विश्वास रखते हैं। सही बात है। तो ऐसे एंड को हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड। समझ रहे हो, ऐसे एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। समझ रहे हो, ये बहुत ही जल्दी रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी से क्या करेंगे, पेयर बनाना चाहेंगे। सही बात है। तो मान लो ऐसा आपका पेयरिंग फॉर्म हो गया। कुछ एंजाइम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मान लो डीएनए की सीक्वेंस है, एक है आपका G और यहां पे A, तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, नहीं ये सीक्वेंस नहीं बनेगी, ऐसा सीक्वेंस है। सपोज यहां पे क्या हो जाएगा, G और यहां पे भी क्या हो जाएगा, C। अब ये सीक्वेंस भी क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। इसको चाहे ऐसे रीड करो चाहे ऐसे रीड करो, आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ एंजाइम, मान लो मैंने एक ऐसा एंजाइम डाला है इसके ऊपर जो G और C के बीच में कट कर रहा है। सही बात है। तो एक यहां कट मारेगा ये, और एक कट यहां मारेगा। सही बात है, ठीक है, एक कट यहां मारा, एक कट यहां मारा, तो कुछ ऐसा एंजाइम बन गया। देखो दो एंड ऐसे बन गए जहां पे एक भी
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा। देखो दो एंड ऐसे बन गए, यहाँ पे एक एंड ऐसा बना जहां पे क्या प्रेजेंट है, जी जी जी, यहाँ पे सी सी सी। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा एंड बना जहां पे सी सी सी, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, जी जी जी। अब इन एंड्स में जरा देखो, यहाँ पे बच्चों कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है क्या? जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग पड़े थे ना, लेकिन इसके अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग है? नहीं है ना। तो ऐसे एंड को हम लोग कहते हैं ब्लंट एंड। ऐसे एंड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लंट एंड। सही है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कोई भी चीजों को काटेगा, किसी भी डीएनए को काटेगा, तो दो एंड का फॉर्मेशन हो सकता है। या तो ब्लंट एंड का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो सकता है। स्टिकी एंड मतलब क्या, कि जहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हो और आपके न्यूक्लियोटाइड फ्रीली अवेलेबल हो रिएक्शन करने के लिए आगे चल के। सही है। और ब्लंट एंड मतलब क्या, जहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं टूटा हो। देख रहे हो सारे के सारे एक दूसरे से पेयर किए हुए, एक दूसरे सारे क्या किए हुए, पेयर किए हुए। तो ऐसे एंड को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द ब्लंट एंड। समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते आ जाओ। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर। अब जितने भी एंजाइम्स हैं इनके नामकरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे इनका नाम रखा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को ई कोलाई का एग्जांपल दिया था शुरू में। ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअल में एरिस्ट्रेशिया कोलाई। सही है। तो यहां पे मैंने नाम लिखा हुआ बच्चों एरिस्ट्रेशिया कोलाई, और ये RY13 क्या है? RY13 एक डाई है। डाई समझते हो? डाई समझते हो? ठीक है। देखो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कलरलेस बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमें इनको देखने के लिए कुछ डाई डालना पड़ता है जिसके वजह से हमको विजिबल होते हैं। सही बात है। ठीक है। नॉर्मली हमको ये दिखेंगे नहीं, तो हमें इनके ऊपर कुछ डाइस डालने पड़ेंगे। जैसे डीएनए को देखने के लिए हम लोग ने उसके ऊपर इथीडियम ब्रोमाइड डाला था। सिमिलरली अगर आपको एरिस्ट्रेशिया कोलाई को देखना है तो इसके ऊपर आपको एक डाई डालना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? RY13। सही बात है। ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है, इस बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? एरिस्ट्रेशिया कोलाई RY13। अब मान लो मेरे को इस बैक्टीरिया के अंदर से कोई एंजाइम मिला, कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला। सही बात है। ठीक है। कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला, समझ रहे हो? अब इसका नाम मैं कैसे रखूंगा? इसका नाम बच्चों हम लोग रखेंगे, देखो सबसे पहले ये जो नाम होता है, फर्स्ट वाला जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनस। और ये वाला होता है स्पीशीज। सही बात है। ऐसे नेम होते हैं ना बायोलॉजी में, एक जीनस और एक स्पीशीज। तो जीनस से हम लोग सबसे पहले वाला लेटर लेंगे कैपिटल में। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। जीनस से सबसे पहले वाला लेटर हम लोग लेंगे कैपिटल में। उसके बाद जो स्पीशीज है, स्पीशीज उसके पहले के दो लेटर लेंगे हम लोग। क्या बोला मैंने? जीनस का पहला लेटर कैपिटल में और स्पीशीज के दो लेटर लेंगे। और स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, लेकिन जो सेकंड लेटर है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। सही है। ठीक है। तो यहां से देखो क्या मिल गया? एरिस्ट्रेशिया से मैंने क्या ले लिया? ई निकाल लिया। कोलाई से मैंने क्या निकाल लिया? CO, बिकॉज कोलाई इज अ स्पीशीज नेम। सही है। तो यहां पे देखो सी मैंने बड़े में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, और ओ मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। सही बात है। उसके बाद बच्चों जो इसका डाई है, डाई, इस डाई का मैं फर्स्ट लेटर ले लूंगा। समझ रहे हो? ठीक है। इस डाई का मैं क्या ले लूंगा? फर्स्ट लेटर ले लूंगा। सही है। अब देखो एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकते हैं, तो हम यहां पे इसको नंबरिंग देंगे। मान लो मैंने इसको नंबरिंग दे दिया 2। ठीक है। मान लो मैंने इसको नंबरिंग दे दिया 2, और ये नंबर बच्चों हमेशा रोमन नंबर में होना चाहिए। रोमन पढ़ते हो ना आप लोग, ऐसे 1 पढ़ते रहोगे, बचपन में पढ़ते रहोगे 1, ऐसे 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं। सही है। तो ये रोमन नंबर्स होते हैं, तो हमें इसके बाद जो नेमिंग देना है ना वो रोमन नंबर पे देना है। अब ये जो नेम, ये जो नंबर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे भैया? ये जो नंबर है बच्चों, ये है बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये नंबर क्या डिनोट करेगा? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। समझ में आई बात? ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास बैक्टीरिया है एरिस्ट्रेशिया कोलाई। अब मुझे इसके अंदर से कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला। जो सबसे पहला मिलेगा उसको मैं नाम दे दूंगा ECOR1। जो सेकंड नंबर पे उसके अंदर से निकालूंगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ECOR2। जो थर्ड नंबर पे आइसोलेट करूंगा ECOR3। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो ये नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जब आप उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को उस बैक्टीरिया के अंदर से आप रिमूव करोगे, आइसोलेट करोगे, और वो आपने किस ऑर्डर में किया है? क्या इसके पहले कोई पहले एंजाइम आपने इस बैक्टीरिया के अंदर से निकाला है? अगर निकाला है तो कितने निकाले हैं? अगर मान लो 10 निकाल लिया मैंने पहले से, अगर मैं 11th एक नया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड किया हूं इस बैक्टीरिया के अंदर से, तो मैं उसका नाम क्या दे दूंगा? ECOR ऐसे 11। समझ में आई बात? ठीक है। ECOR 11, जिसमें C छोटा होना चाहिए, ये मैंने बड़ा बना दिया ऐसा। ठीक है। ECOR 11, और इसका जो 11 नंबर है ये आपको हमेशा रोमन नंबर यूज करना है।
समझ में आई बात, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे ही एक बैक्टीरिया होता है हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, फिल्म इसका नाम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और डी से आगे इसका कुछ डाई होता है डी से, और यहाँ पे ऐसा इसका नाम, ये नाम है पूरा, सही है। अब आपको लगता होगा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करता होगा, इन्फ्लुएंजा कॉज करता होगा, नहीं, ये क्या कॉज करता है, हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, ये आपको निमोनिया कॉज करता है बच्चों, ठीक है, निमोनिया कॉज करता है। अब मान लो मेरे को इसके अंदर से कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला और सबसे पहली बार मैंने इसको इसके अंदर से आइसोलेट किया, इसका नाम क्या देखूंगा, इसका पड़ेगा देखो एच, ठीक है, क्योंकि ये इसका जीनस है, देखो ये इसका जीनस है, ये इसका क्या है, स्पीशीज है, सही है, और ये इसका क्या है, डाई, सही है। तो नेम कैसे देंगे बच्चों, जीनस का फर्स्ट कैपिटल लेटर, सही है, फिर स्पीशीज का 2 लेटर उठाना है हम लोग को, पर पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, सही है। तो ऐसा जी एच आ गया सबसे पहला, उसके बाद इन्फ्लुएंजा का आई एन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का आई एन, और लास्ट क्या आएगा इसका डी, यानी इसका डाई का नेम, सही बात है, ठीक है। और लास्ट क्या आएगा इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मान लो सबसे पहला ही आपने एंजाइम इसके अंदर से आइसोलेट कर लिया, फर्स्ट एंजाइम आपने आइसोलेट किया इस बैक्टीरिया के अंदर से, ठीक है, तो आप क्या नाम दे दोगे, 1 नाम दे दोगे, सही बात है, ठीक है, सबसे पहला नाम दे दोगे, तो इसका नाम क्या बन गया, हिंद 1, ठीक है, इसको हिंद 1 बोल देते हैं, HIND 1, सही है, हिंद 1। अगर सेकंड नंबर पे निकालोगे तो हिंद 2, अगर थर्ड नंबर पे निकालोगे हिंद 3, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, बात समझ में आई, ठीक है। सो आई होप आप लोग को नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है आपके एग्जामिनर का, वो पूछता है कि इस दुनिया में सबसे पहला कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था, सही बात है, ठीक है, सबसे पहला कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था, तो उसका नाम है बच्चों हिंद, ये आई बड़ा होना चाहिए, हिंद 2, ठीक है, उसका नाम क्या है, हिंद 2, ठीक है। हिंद 2 नाम का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऐसा लिख दो कहीं पे अपने बुक में, अगर नोट्स बना रहे हो तो वहां पे से लिख दो, दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, फिर ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा ही हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सही बात है, ठीक है, सबसे पहला कौन डिस्कवर हुआ था, हिंद 2, ठीक है। अब बच्चे लोग क्वेश्चन होता है, ठीक है, बच्चे लोग पूछते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि जो ये जो नंबरिंग हम लोग दे रहे हैं, ये नंबरिंग किस बेसिस पे है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन के बेसिस पे है, मतलब जो सबसे पहले मिला होगा उसको पहला नंबर दिया जाएगा, जो सबसे दूसरे पे आइसोलेट किया गया उसको दूसरा नंबर दिया जाएगा, सही है। तो अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जो सबसे पहला डिस्कवर हुआ है वो हिंद 2 है, हिंद 2 तो सेकंड होना चाहिए ना आइसोलेशन में, सबसे पहला कौन होना चाहिए, हिंद 1 होना चाहिए, सही है, सबसे पहला कौन होना चाहिए, हिंद 1 होना चाहिए। तो हम हिंद 2 को क्यों लिखते हैं कि वो सबसे पहले डिस्कवर होता है, एक्चुअली बच्चों देखो डिस्कवरी में और आइसोलेशन में फर्क है, ठीक है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डिस्कवरी में और आइसोलेशन में फर्क है। हम लोग ये नंबर किस बेसिस पे दे रहे हैं, आइसोलेशन के बेसिस पे, किस नंबर पे आपने कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया है, उसके अंदर से निकाला है, रिमूव किया है, सही है। हिंद 1 सबसे पहला आइसोलेट किया गया एंजाइम था, समझ रहे हो, सबसे पहले आइसोलेट हिंद 1 किया गया था, मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर से निकाला सबसे पहले हिंद 1 गया था, लेकिन डिस्कवर उस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले डिस्कवर क्या हुआ था, हिंद 2, समझ में आ रही बात, ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर क्या हुआ था, हिंद 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कवर, अगर सबसे पहले आइसोलेटेड पूछेगा तो आपको हिंद 1 ही बोलना है, सही है, आइसोलेटेड सबसे पहला हिंद 1 और सबसे पहला डिस्कवर्ड क्या है, हिंद 2, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ऑल्सो एक और रीजन है कि ये जो हिंद 1 है बच्चों, ये एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। एक्सोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि जो डीएनए को साइड साइड से कट करता है, समझ लो, साइड साइड की चेन को अगर कट करेगा तो वो एक्सोन्यूक्लियस है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन किस पे आया है, एंडोन्यूक्लियस के ऊपर आया है, सही है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में एंडोन्यूक्लियस भी दिया हुआ है और डिस्कवर्ड भी दिया हुआ है, तो सबसे पहला डिस्कवर कौन सा हुआ था, हिंद 2, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग को इतना ही देखना है,
आ जाओ थोड़ा सा वेक्टर की कहानी समझते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? देखो वेक्टर मैंने आपको समझाया कि जो भी आपके डीएनए को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दे, मतलब उस होस्ट सेल के अंदर डाल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। सही बात है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया है? अभी हमारे बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक हम लोग ने हमारा डीएनए आइसोलेट कर लिया है। सही बात है। अब मुझे उस डीएनए को किसके अंदर डालना है? वेक्टर के अंदर डालना है। सही बात है। मैंने उसको किसके अंदर डालना है? आपको वेक्टर के अंदर डालना है, ताकि वो क्या हो जाए? आपके होस्ट सेल के अंदर चले जाए। सही बात है। अब मोस्टली हम लोग जो वेक्टर यूज करते हैं, अगर हम लोग देखो बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे कोई भी चीजें, मान लो बैक्टीरिया इज अवर होस्ट सेल। एग्जांपल पढ़ रहे थे ना हम लोग कि मान लो ये आपका ह्यूमन का सेल है। इस ह्यूमन के सेल में से मैंने इंसुलिन का जीन निकाला। सही है। और इस इंसुलिन के जीन को मैंने डाल दिया ई कोलाई के अंदर। इसके अंदर डाल दिया ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई का नाम फुल फॉर्म क्या है? एरिस्ट्रीशिया कोलाई। सही है। नाउ एरिस्ट्रीशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो वेक्टर होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं, बैक्टीरिया का जो वेक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। हर बैक्टीरिया के पास अपना अपना बहुत सारे नंबर्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल बॉडी। बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये इसका मेन डीएनए नहीं है। अगर आप इस बैक्टीरिया के अंदर से इसका प्लाज्मिड रिमूव कर दो तो भी ये बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये प्लाज्मिड क्या करता है? इसके बॉडी में रहकर देखो, इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। जैसे मान लो एंथ्रियोसेनोजिन, ठीक है, नाम का एक ये होता है, हम लोग कहते हैं ड्रग होता है। ठीक है, अगर वो आप ड्रग खाओगे तो ये बैक्टीरिया मर जाता है। पर कुछ कुछ बैक्टीरिया ने उस ड्रग के खिलाफ एंटी ड्रग प्रॉपर्टी जनरेट कर ली है कि अगर वो ड्रग उनके ऊपर आएगा भी ना तो भी वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेंगे। तो वो वाला जीन कहां से आ रहा है? वो प्लाज्मिड से ही आता है। समझ रहे हो? तो ये जो प्लाज्मिड है ये कुछ बैक्टीरिया से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम लोग मान लो प्लाज्मिड का ही एग्जांपल लेते हैं और हम अपने इंसुलिन की जीन को किसी बैक्टीरिया में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लो सपोज ये मेरा इंसुलिन का जीन है। अब इसको मैं सीधा बना देता हूं। सपोज ये मेरा इंसुलिन का जीन है। सही है। अब इंसुलिन के जीन को मैंने ECOR1 से कट किया था। ECOR1 से कट किया था तो दोनों साइड पे क्या मिलेगा? मुझे स्टिकी एंड मिलेगा। यहां पे मुझे क्या मिलेगा? देखो स्टिकी एंड क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, GAATTC एक साइड है और दूसरे साइड पे क्या है? GAA, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, यहां पे भी क्या हो जाएगा? GAATTC। सही है। अब ये जो सीक्वेंस है ये इस साइड पे प्रेजेंट है और इस साइड पे प्रेजेंट है और बीच में हमारा फंक्शनल डीएनए है। ठीक है, फंक्शनल डीएनए या फिर फंक्शनल जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लो। सही बात है। तो हम जरा अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और समझते हैं। देखो सपोज दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सही है। और इसके आगे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जो भी मैंने आपको बताया, GAATTC, और यहां पे क्या हो जाएगा? GAATTC। सही बात है। सिमिलरली मान लो यहां पे भी GAATTC और यहां पे क्या हो जाएगा? GAATTC। सही है। तो ये आपका एक सीक्वेंस प्रेजेंट है कहां पे? आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइड साइड में। सो सपोज दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा बच्चों? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके बाजू बाजू में क्या लगा हुआ है? ये सीक्वेंस लगी हुई है। अब मैंने इसके ऊपर क्या डाला? ECOR1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे C मिसिंग हो गया। ECOR1 डाल दिया। ECOR1 क्या करेगा? G और A के बीच में कट मारेगा। यहाँ पे कट मारेगा और यहाँ पे कट मारेगा। सही बात है। ठीक है, कहाँ कहाँ कट मारेगा? देखो एक यहाँ कट लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, सिमिलरली एक कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा। तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसा दिखेगा? यहां से देखो, यहां से ये G रिमूव हो जाएगा। सही है, तो इतना पोर्शन रिमूव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये A तक पोर्शन रिमूव हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये A तक चीजें रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ G रिमूव हो जाएगा। ओके, सही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पर ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे खाली है। समझ रहे? इसका हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहां से जुड़ा हुआ है,
सी और जी का यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जी और सी का हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गए, खाली हो गए। सही है। सो दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या बाजू बाजू में क्या लगा हुआ है, अपने स्टिकी एंड पड़े हुए हैं। तो इसको जरा अपन साइड में कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने साइड में कर दिया। अब मैं एक ले रहा हूं बच्चों प्लाज्मिड। सपोज दिस इज अवर प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, मैंने आपको बताया, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल बॉडी। सेलुलर डीएनए है, कुछ डीएनए है। सही है। अब इस डीएनए में भी सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए। सही है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, प्लाज्मिड को और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोनों को सेम टू सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो काटना पड़ेगा। सही है। जिस एंजाइम से इसे काटा था उसी एंजाइम से इसे काटेंगे, ताकि हमें सेम प्रकार का, सेम टाइप्स का क्या मिले, ब्लंट एंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टिकी एंड देखने के लिए मिले। यहां पे भी स्टिकी एंड वही मिलेगा और यहां पे भी स्टिकी एंड वही मिलेगा। सही बात है। ठीक है, तो आ जाओ बनाते हैं। कैसा हो जाएगा देखो, सपोज यहां पे है आपका जी ए टी टी सी। सही बात है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जी ए टी टी सी। सही बात है। ठीक है, इसको अपन सेंटर में कर लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। यहाँ पे जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी। सही बात है। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा हम लोग प्लाज्मिड वैसा ही चुनते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सीक्वेंस प्रेजेंट हो किसी भी रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की। ठीक है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की सिर्फ एक ही हम लोग ऐसा प्लाज्मिड चुनेंगे जिसके पास एक ही रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते थे ना, एक आर्टिफिशियल हम लोग ने बनाया है PBr32 नामक एक प्लाज्मिड है, जो हमने आर्टिफिशियली बनाया, खुद से बनाया हुआ है, जो किसी बैक्टीरिया के अंदर रहता भी नहीं है, बना भी नहीं है, पर उसे हम लोग खुद से बनाए हुए हैं। सही बात है। ठीक है, जिसे हम लोग कोई भी अपने बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैंने सेम, मान लो इसके ऊपर भी मैंने वही रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस डाल दिया। सही बात है। तो ये भी क्या करेगा, जी और ए के बीच में कट मारेगा, और यहाँ पे भी जी और ए के बीच में कट मारेगा। सही है। देखो यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लगा, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में कट लगा, और ये जो आपका प्लाज्मिड था ये ऐसे ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मिड था ये क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये, कैसा दिखेगा ये, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ जी बचा रहेगा। सही है, यहाँ पे सिर्फ जी बचा रहेगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, जी ए, नहीं उल्टा हो जाएगा ना, सी, फिर सी के बाद क्या है, हाँ टी टी ए और ए, यहाँ पे ये बचा होगा। सही बात है। ठीक है, और इस साइड क्या बचा होगा, देखो यहाँ पे आपका ए है, तो यहाँ पे आपका जी आ गया है, यहाँ पे सिर्फ आपका जी बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, आपका सी बचा है। सही बात है। ठीक है, सी के बाद क्या है, यहाँ पे टी टी और ए, और क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, उस प्लाज्मिड को भी कट कर दिया सेम तरीके से। ठीक है, उस प्लाज्मिड को भी मैंने क्या किया, कट कर दिया सेम तरीके से, सेम एंजाइम से, जिस एंजाइम से मैंने अपने अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। ठीक है, अब आप लोग एक चीज देखो, हम क्या कर सकते, देखो इस चीज को एज इट इज यहाँ पे फिट कर सकते हैं, देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं और यहाँ पे से फिट कर दूं तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो जी और सी के बीच में बॉन्ड है, पर यहाँ पे देखो टी खाली है, टी यहाँ पे भी दोनों टी खाली है, और यहाँ पे भी दोनों ए खाली है। पर अगर आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी दोनों ए खाली है, दोनों टी खाली है, तो इस वाले एरिया को मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले एरिया को मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो अपना ऑरेंज वाला जीन है वो ऑलमोस्ट ऐसे फिट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे, देख रहे हो। ठीक है, फिर देखो ये वाला ए यहाँ पे आ जाएगा, ए टी टी, और ये सी और जी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सी और जी ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के। सही है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे जी और सी ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जी और सी ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और टी टी ए ए, ये टी टी ए और ए, देख रहा है। तो ये एज इट इज मैंने इसको उठा के यहाँ पे ऐसे रख दिया है। सही है, तो मैंने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक प्लाज्मिड के अंदर फिट कर दिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे किया मैंने। ठीक है, मैंने सेम टू सेम इस प्लाज्मिड को भी ऐसे कट किया और इसको एज इट इज यहाँ पे लाके ऐसे फिट कर दिया, जिसमें इसका ए ए टी टी
इसके टीटी और ए से क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। सिमिलरली इसका भी ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये ऑलरेडी इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। सही है, तो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्लाज्मिड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। सही बात है। अब सिंपली ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है देखो, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, इसे हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्लाज्मिड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। समझा, समझा, ठीक है, दिस इज अवर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि देखो प्लाज्मिड पहले से ही बैक्टीरिया के अंदर रहता है, तो प्लाज्मिड हम लोग इजीली किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जा सकता था, पर ये सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए नहीं जा सकता था। सही बात है, ठीक है। तो मान लो इसे मैंने एक बैक्टीरिया लिया, अब यहां पे देखो दो केस हो सकते हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जा भी सकता है और किसी के अंदर ये प्लाज्मिड नहीं भी जा सकता है। मान लो इसके अंदर नहीं गया, ठीक है, मान लो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर ये मेरा प्लाज्मिड का डीएनए था और ये ऑरेंज वाला मेरा डीएनए है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे चला गया, लेकिन मान लो किसी के अंदर ये नहीं भी गया, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जहां पे भी ये चला जाएगा, देखो जिस भी सेल के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वाला है। सही है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है, तो इट इज अ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड या फिर ट्रांसफर्ड सेल। समझो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड सेल। मतलब इसके अंदर आपका प्लाज्मिड जा चुका है, किसी किसी के अंदर नहीं जाता, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफर्ड सेल। बस इतना ही सिंपल सा, नॉन ट्रांसफर्ड। सही बात है, ठीक है। अब इसका तो कुछ काम ही नहीं है, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। सही बात है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर दो भैया, इसको फेंक दो। एक सेकेंड, इसका कुछ काम नहीं है, इसे फेंक दो। हमारा काम का कौन था, ये था जिसके पास हमारा जीन है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसे क्या करना है, पेट्री डिश में डालना है, टिश्यू कल्चर में डालना है। सही है, और इसके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना दो। जैसे इसके कॉपीज बनेंगे, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसके भी कॉपीज बनने शुरू हो जाएंगे। सही है, आपका जो डीएनए था उसके भी कॉपी बनने शुरू हो जाएंगे। मान लो इंसुलिन का डीएनए था, तो बहुत सारे इंसुलिन के डीएनए हो गए, और अब आपका ये बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत सारे इंसुलिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्योंकि इसके पास जीन है। अब जीन से आगे चल के आरएनए बनेगा, आगे आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। यही हम लोग पढ़ते हैं ना सेंट्रल डोग्मा में, प्रोटीन सिंथेसिस में। सही है, तो यहाँ पे हमारी बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है। समझ में आई बात, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बच्चा हुआ बच्चों, पीसीआर कर लेते हैं हम लोग। पीसीआर क्या होता है, देखो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या फुल फॉर्म है इसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज क्या होता है, देखो किसी भी एक चीज को बहुत सारा नंबर ऑफ कॉपी बनाना, उसे हम लोग पॉलीमरेज बोल देते। ठीक है, एंड इट इज अ चेन रिएक्शन। मतलब आप इस रिएक्शन को जितने बार चलाओगे उतना ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उतने इसके नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बनते हैं। तो इस रिएक्शन में हम किसकी कॉपीज बनाते हैं, हम बनाते हैं बच्चों डीएनए की कॉपीज। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। मतलब आप एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो एक पीसीआर चेन रिएक्शन चलाकर। समझ में आई बात, ठीक है। तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका फंक्शन क्या है, देखो डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बनाना। अगर आपके पास एक छोटा सा डीएनए है, देखो बहुत सारे टेस्ट में होता है, जैसे मैं तुम लोग अभी एक चीज सिखाऊंगा आगे चल के, एक कहानी सुनाऊंगा। सही है, तो बहुत सारे टेस्ट में जिसमें मान लो आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा डीएनए है, अब आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, जो डॉक्टर्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि अंदर आपके पास कौन सा डीएनए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ये पीसीआर वाले क्या करेंगे, उस डीएनए को लेंगे और उसके मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना देंगे। इतने नंबर बना देंगे ताकि हम उसे डिटेक्ट कर सके कि भैया ये कौन सा डीएनए है, वायरल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए या आप ही के बॉडी का डीएनए। सही बात है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए 3 स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों डीनेचुरेशन। अच्छा, एक और चीज जान लो कि जब भी आप डीएनए के बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज बनाओगे तो इसके लिए कुछ चीजें चाहिए आपको। सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड, कि आपका जो भी डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का ही बना हुआ है। फिर आपको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए
पॉलीमरेज। अगर आप लोग ने मेरे साथ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है थर्ड लेसन में, तो मैंने आपको बताया था ना डीएनए कैसे बनता है, सही बात है, ठीक है। और आपको चाहिए प्राइमर, 3 चीजें चाहिए, एक आपका न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे, एक आपको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज और एक आपको चाहिए प्राइमर। तो कैसे बनता है देखो, मान लो ये आपकी डीएनए की चेन है, ये आपकी नॉर्मल डीएनए की चेन है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डीएनए को तोड़ेंगे, इस चेन को अलग करेंगे, सही है। इस चेन को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, इस चेन को एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा देंगे और इस चेन को एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा देंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 2 डीएनए की कॉपीज बन जाती है, यही करना है, सिंपल सा, सही है। तो देखो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने डीएनए को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर लेकर जाओ। कितना टेम्परेचर दिया आपके बुक में, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 90 से 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाओगे अगर आप अपने डीएनए मॉलिक्यूल को, तो आपका मॉलिक्यूल टूटने लगेगा। उसके जो चेन है, 2 चेन होती है ना डीएनए की, वो क्या होने लगती है, सेपरेट होने लगती है। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनीलिंग। एनीलिंग में अपन क्या करेंगे, उसी चीज को जो आपका डीएनए था उसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, कितना, 40 to 60 सेल्सियस पर लेकर आएंगे। जैसे ही आप उसे कम टेम्परेचर पर लेकर आओगे, आपके डीएनए के मॉलिक्यूल पे, मान लो ये आपका 2 डीएनए का मॉलिक्यूल अलग हो गया, सही है। तो अब आपके डीएनए के मॉलिक्यूल पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसे प्राइमर लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्राइमर लग जाएगा, सही है। साथ ही साथ में यहाँ पे ऐसा आरएनए पॉलीमरेज भी, डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे लग जाएगा, सही है। और थर्ड स्टेप क्या है, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब क्या है कि जब आपका जो प्राइमर लग गया है उसी को एक्सटेंड कर दिया जाए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। ये कितने टेम्परेचर पे होती है प्रोसेस, ऑलमोस्ट 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपकी डीएनए की चेन क्या हो जाती है, एक्सटेंड। तो एक चेन यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी, एक चेन यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी, और ऐसे आपको 2 डीएनए यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है, तो समझ में आ गया पीसीआर क्या होता है, सही बात है, ठीक है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आज के कुछ साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले एक बीमारी आ गई थी जिसे हम लोग बोलते थे कोरोना वायरस, सही है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों के तो मजे हो गए थे ना, ठीक है। तो कोरोना वायरस सुना होगा आप लोग ने कि जिस भी पर्सन को कोरोना वायरस हो जाता था, उस पर्सन को कोविड टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता था जिसे हम लोग बोलते थे आरटीपीसीआर। सुना है, आरटीपीसीआर एक टेक्निक थी जहां से हम लोग टेस्ट करते थे कि इसको कोविड हुआ है या इसको नहीं हुआ है। ये आरटीपीसीआर क्या है, देखो समझा देता हूं आप लोग को। नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, ये डीएनए है, सही है। तो डीएनए से आरएनए बनता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े हो ना, तो डीएनए से हमेशा क्या बनता है, आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। पढ़े होगे ना तुम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, सही है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। पर जो वायरस था, कोरोना वायरस था, उसके पास तो डीएनए होता नहीं, वायरस के पास डीएनए नहीं होता ना, उसके पास क्या होता है बच्चों, आरएनए। अब ये आरएनए बहुत कम है, सेल के अंदर बहुत कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आरएनए से डीएनए बनाएंगे। समझ रहे, उल्टा प्रोसेस करेंगे। नॉर्मली क्या होता था, डीएनए से आरएनए बनता है ना, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस आरएनए से सबसे पहले क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। तो डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो क्या आरएनए से डीएनए बनाने को मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह सकता हूं, कैन आई से दिस प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सही है। क्योंकि देखो पीसीआर टेक्निक में हमें डीएनए डालना है, आरएनए डाल नहीं सकते, सही बात है, ठीक है। तो मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से उस जो वायरस था हमारा, कोरोना वायरस था, उसके आरएनए से हम लोग ने क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। अब इस डीएनए को मैं डाल दूंगा इस पीसीआर टेक्निक में, सही है। तो जैसे ही मैं इसको पीसीआर टेक्निक में डालूंगा, इस डीएनए के मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगे, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियन में फॉर्म हो जाता है बच्चों ये, सही है। और फिर उसके बाद हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके ब्लड में कोविड था या कोविड नहीं था, सही है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आरटीपीसीआर। आरटी मतलब क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पीसीआर मतलब क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सही बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी, जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है, सही है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट था वो खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग एप्लीकेशंस को शुरू करेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या, कि अभी तक हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, वो सब समझ लिया, पर हम अब इसे कहां अप्लाई करेंगे, सही है, ठीक है। इसके यूजेस भी तो होने चाहिए, ऐसे थोड़ी कि फालतू बना के रख दिया। तो इसके क्या यूजेस है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसके लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, सही है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना,
चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है। और जो हमारा बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम अब कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपकी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्लियर है? सही बात है, ठीक है। तो पसंद आया है तो लाइक जरूर से कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे बता देना कि सर पसंद आ गया है। मैंने यहाँ पे आप लोग को वीडियो इसकी लिंक दी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है। सही है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।